सो हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल पढ़ाकू बाबा। इस वीडियो में हम जानेंगे समास के बारे में। इस वीडियो में हम समास के बारे में जानेंगे, यानी कि समास की परिभाषा, समास के शाब्दिक अर्थ की, उसका मीनिंग क्या है समास शब्द का, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, विभक्तियाँ, कारक विभक्तियाँ खासकर, और समास के जितने भी भेद हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि समास होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि किसी भी चीज को छोटे रूप में लिखना समास कहलाता है। तो संक्षेप का मतलब तो आप जानते ही हैं कि छोटा रूप, तो समास का मतलब होता है किसी चीज को छोटे रूप में लिखना। और दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संक्षेप रूप को भी हम समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों या पदों की विभक्ति का लोप होने पर नए शब्द के बनने की प्रक्रिया को भी हम समास ही कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनके बीच में जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, वो हट जाती है, तो नया शब्द बनता है, वो भी समास होता है। हम आगे विभक्ति के बारे में जानेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं पीताम्बर, यथा समय, जल प्रवाह, भवसागर आदि। अब चलिए बढ़ते हैं समास के भेदों की तरफ कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कुछ किताबों में कुछ जगहों पर कर्मधारय और द्विगु समास को भी हम तत्पुरुष समास का ही भाग मानते हैं कुछ जगहों पर, परंतु इस वीडियो में मैंने सबको अलग अलग एक समास लिख के सबके बारे में समझाया है। आगे आप जानेंगे कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है, कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के ही उपभाग हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तो चलिए जानते हैं कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद अप्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक विभक्ति का प्रयोग हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पे पूर्व पद उत्तर पद क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। उदाहरण शरणागत, रेखांकित, जल प्रवाह, धर्म भ्रष्ट आदि, ये सब जो शब्द हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे के, को, से, के लिए, से अलग होने के भाव में, का, के, की, में, पर और के द्वारा, ये सब जो हैं ये कारक विभक्तियां हैं। और हम अगर किसी के शब्द के विग्रह में इसका उपयोग हो रहा है तो वो तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि समास विग्रह कैसे किया जाता है। तो समास विग्रह कैसे किया जाता है। समास विग्रह जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिर दर्द जो शब्द है इसका हमने समास विग्रह करा है। सिर दर्द को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिर में दर्द। सिर में जब हमारे दर्द होता है तो उसको हम सिर दर्द बोलते हैं। हमने एक शब्द को पूरा एक्सप्लेन रूप में विस्तार से लिखा है। किसी एक समास के जो शब्द है, समास का शब्द है, उसको अगर हम विस्तार से लिखे तो वो समास का विग्रह कहलाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो में शब्द है ये यहाँ पे कारक विभक्तियों के अंदर भी आ रहा है यहाँ पे। तो अर्थात यहाँ पे में शब्द का उपयोग हो रहा है इस समास के विग्रह में, तो अर्थात ये जो समास है ये तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। अब इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। यहाँ पे सिर जो शब्द है ये पूर्व पद है और दर्द शब्द जो है वो उत्तर पद है। पूर्व पद यानी कि जो पहले लिखा जाता है, उत्तर पद जो बाद में लिखा जाता है। विभक्ति तो मैंने आपको बता ही दी कि जो ये पूर्व पद और उत्तर पद को जब हम विस्तार से लिखते हैं किसी भी समास के शब्द को, तो उनके बीच में जो विभक्ति का उपयोग होता है किसी भी शब्द का जो जोड़ता है दोनों को, वो विभक्ति कहलाता है। तो ये तो हमारा तत्पुरुष समास हो गया पूरा। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह, जो हमने एक शब्द को पूरे विस्तार से लिखा है। तो चलिए अब बढ़ते अपने दूसरे समास की ओर, जो कि है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, परंतु जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा या विशेषण होता है और वो अप्रधान होता है, और जो समस्त पद है वो अव्यय की भांति काम करता है, वही अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे पूर्व पद जो होता है वो प्रधान है अव्ययी भाव में, लेकिन तत्पुरुष में जो है पूर्व पद वो अप्रधान था।
तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है आजीवन, दिनों दिन, यथोचित, प्रतिदिन आदि। तो ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, इनमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अव्ययी भाव है कौन सा नहीं है, उसकी ट्रिक मैं आपको बहुत आसान सी यहाँ पे भी बताता हूँ। अगर किसी भी समास के शब्द के पूर्व पद में आ, नी, यथा, बे, प्रति आदि ऐसे शब्द जो यूज होते हैं, अगर उपयोग होते हैं किसी भी समास के शुरुआत में, तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे आजीवन में आ है, यथोचित में यथा है, यथा उचित, प्रतिदिन में प्रति है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे दिनों दिन है, इसमें शब्द की रिपीटिशन हो रही है, शब्द जो है 2 बार हो रहा है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान है। तो जिन शब्दों में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद एक समान होते हैं, वह भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो ये हमारा दूसरा समास भी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे समास की ओर, जो कि है कर्णधारय समास। तो कर्णधारय समास में क्या है? कर्णधारय समास में जिस समास का पूर्व पद अप्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वह कर्णधारय समास कहलाता है। तो पूर्व पद अप्रधान है और उत्तर पद प्रधान है, ऐसा तो तत्पुरुष समास में भी था। मतलब तत्पुरुष समास में भी पूर्व पद अप्रधान था और उत्तर पद प्रधान था, परंतु कर्णधारय में क्या है कि दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो रहा है। तो इसी कारण ही, क्योंकि कर्णधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास तीनों में पूर्व पद जो है वो अप्रधान रहेगा और उत्तर पद जो है वो प्रधान रहेगा। इसी कारण से कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भाग माना जाता है। तो इसके कुछ उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण है अंधविश्वास, कापुरुष, महाराजा, पुण्यात्मा आदि। तो इसका मतलब कर्मधारय समास का एक शब्द है नीलकमल। अब नीलकमल का अगर हम समास विग्रह करेंगे, जैसा आप जानते हैं समास विग्रह होता है किसी भी समास के शब्द को विस्तार से लिखना। तो नीलकमल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीला है जो कमल। नीला है जो कमल में अगर आप देखोगे तो कमल की क्वालिटी बताई जा रही है, कमल की खासियत बताई जा रही है। कमल जो है नीले रंग का है, नीला जो है कमल या नीला है जो कमल वो नीलकमल है। तो जिसमें किसी भी शब्द की क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि पूर्व पद जो है वो विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है, या फिर जो उत्तर पद है वो विशेष्य है, तो ये कर्मधारय समास का ही उदाहरण होगा। कर्मधारय समास को कई जगह पर तत्पुरुष समास का ही भाग माना जाता है, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये हमारा तीसरा समास भी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे समास की ओर, जो कि है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास में का पूर्व पद अप्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो, जैसा मैंने आपको बताया ही था, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का ही संबंध हो, जिस तरह कर्णधारय में था। और इसमें एक और खास चीज है द्विगु में कि जो विशेषण है यानी कि जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है, यानी कि वो कोई नंबर है, कोई संख्या है, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये हम यहाँ पे उदाहरणों में देखते हैं। उदाहरण में आप देख पा रहे हैं पंचतंत्र, चतुर्भुज, त्रिफला, तिरंगा। इस तिरंगा में 3 रंगों का समूह, त्रिफला में 3 फलों का समूह, चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समूह, पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों का समूह। तो 5 4 3 3 ये जो है यहाँ पे अंकों का उपयोग हो रहा है विशेषण के तौर पे, यानी संख्यावाची विशेषण है। तो यानी कि किसका उदाहरण हो जाएगा? द्विगु समास का। अब तिरंगा शब्द जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है, मैंने यहाँ पे बताया ही आपको। तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा तिरंगे का? 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पे जो है समूह है, समूह मतलब कि 3 रंगों का समूह है, एक रंग नहीं है, 2 3 रंग है। तो यहाँ पे जो रंग जो शब्द है, ये रंग क्या है? उत्तर पद है, और 3 जो है पूर्व पद है। मतलब यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि 3 रंग तिरंगा। तो यहाँ पे 3 है, ये संख्यावाची है, तथा यहाँ पे का शब्द का यूज हो रहा है जो कि एक कारक विभक्ति है, जैसा भी हमने देखा था तत्पुरुष में। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो द्विगु समास है वो कर्मधारय और समास दोनों ये तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। द्विगु समास को कई जगह पर तत्पुरुष समास का भाग माना जाता है, मैंने आपको बताया है क्यों। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें समास की ओर, जो कि है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व समास में अगर आप ध्यान से देखोगे
जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हैं तथा समस्त पद में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है वह द्वंद्व समास। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें आसानी से समझ आ जाएगा, जैसे माता पिता, हार जीत, भाई बहन आदि। तो अगर आप देखोगे किसी भी शब्द में आप कैसे पता लगा सकते हो, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे पता लगा सकते हो द्वंद्व समास में। मैं सब में ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो द्वंद्व समास में आप जो समास का शब्द है उसमें अगर देखोगे तो आपको योजक चिन्ह मिलेगा। ये जो लाइन्स दिख रहे हैं ना, ये योजक चिन्ह है। अब जहां पे भी इस योजक चिन्ह का उपयोग हो रहा है तो वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण है सीधा सीधा। तो इसमें द्वंद्व समास जो है काफी सरल है। इसमें बस आपको योजक चिन्ह ढूंढना है। अगर योजक चिन्ह है और जो दोनों समास के पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही अगर बराबर रूप से समान है, यानी कि दोनों प्रधान है, समान होंगे तो अव्यय भाव है। तो दोनों अगर प्रधान रूप से हैं, प्रधान है दोनों, तो ये द्वंद्व समास होगा। खाना पीना शब्द है, इसमें भी योजक चिन्ह है, तो ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगर आपको तब भी पता लगाना है समास विग्रह से, तो समास विग्रह करके अगर आप देखोगे खाना पीना शब्द का, तो ये हो जाएगा खाना और पीना। तो यहाँ पे जो और शब्द है ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो जब समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, यानी कि समास विग्रह में अगर समुच्चय बोधक अव्यय आपका निकल के आ जाता है योजक चिन्ह की जगह, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं। और विग्रह करने पर ज्यादातर और, या, तथा और एवं जैसे शब्दों का उपयोग ही होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो द्वंद्व समास भी था काफी सरल। तो चलिए बढ़ते अपने आखिरी समास की ओर, जो कि है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अप्रधान है। तत्पुरुष में जो है पूर्व पद अप्रधान था और उत्तर पद प्रधान था। अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान था और उत्तर पद अप्रधान था। द्वंद्व में दोनों ही प्रधान थे, पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन बहुव्रीहि में दोनों ही अप्रधान होंगे। और ये दोनों के दोनों पद हैं, ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप यहाँ पे नीचे देख ही देंगे। इसके कुछ उदाहरण है नीलकंठ, तिरंगा, मेघनाद, दशानन आदि। तो ये बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि समास के लिए हमें समास विग्रह करना जरूरी है, क्योंकि एक लंबोदर शब्द है। इस लंबोदर शब्द के दो तरह से समास विग्रह किए जा सकते हैं। एक लंबा है जो उदर, मतलब जो पेट लंबा है, वो एक क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये कर्णधारय के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका जो विग्रह है इस हिसाब से करें, इस प्रकार से करें, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, मतलब कि हम किसी के बारे, तीसरे के बारे में बता रहे हैं। ना ही यहाँ पे उदर की बात हो रही है मेनली, मतलब ना ही यहाँ पे पेट की बात हो रही है और ना ही यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है। यहाँ पे हम सीधे सीधे तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, जो कि है गणेश। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश भगवान की ओर हम तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं आपको उनको विग्रह करके देखना पड़ेगा कि अगर वो विग्रह करके कर्णधारय हैं या बहुव्रीहि हैं। दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं, और यहाँ तक कि द्विगु भी हो सकता है। जैसे तिरंगा है, तिरंगा हो जाएगा तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह है तो वो द्विगु है। लेकिन अगर तीन रंगों का समूह जैसे कि हमारा भारत का नेशनल फ्लैग, भारत का राष्ट्रीय झंडा, तो वो बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाएगा। कई द्विगु एवं कर्णधारय समास के उदाहरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हैं। जैसे तिरंगा मैंने अभी आपको बताया। त्रिलोचन, तीन आंखों वाले, कौन है? महादेव। तो तीन आंखों वाले जोखिम है महादेव, वो बहुव्रीहि है, तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। परंतु अगर हम ये किसी क्वालिटी देखें कि तीन आंखें हैं जिसकी, तो तीन आंखें हैं तो कोई क्वालिटी है। लेकिन अगर पीताम्बर में देखें, जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर में क्या है? पीला है अंबर, अंबर जो मतलब कि हम क्वालिटी बता रहे हैं कि कपड़ा जो है पीले रंग का है। लेकिन पीताम्बर तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, कृष्ण जी की ओर संकेत कर रहा है, तो ये जो है बहुव्रीहि समास होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। So that's all for today. Thanks for watching.